आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम। तो चलिए, एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर लें कि आपको पता होगा कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया गया है। और ये 5 किंगडम में क्लासिफाइड किसने किया है? तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हिटकर। रॉबर्ट हिटकर ने 1969 में पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत सारे बैक्टीरियाज और दूसरे प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है बट इस टाइम। इसके बाद तीसरा है जगत फंजाई या कवक भी हम कह सकते हैं। इसके बाद चौथा किंगडम है किंगडम प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत सारे पेड़ पौधों को शामिल किया गया है। और फिर इसके बाद लास्ट आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को मेटाजोआ या जंतु जगत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कौन से प्रकार के एनिमल्स को शामिल किया गया है? तो इसमें सारे के सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं। आपको पता होगा सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक प्राइमरी प्रकार होता है सेल का और यूकैरियोटिक जो होता है वो डेवलप टाइप सेल होते हैं। तो मेटाजोआ या एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आने वाले सारे एनिमल्स में यूकैरियोटिक प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा सारे एनिमेलिया ग्रुप के मेंबर हेटेरोट्रॉपिक या विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी किनको बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है बल्कि भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। इसके साथ साथ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये तो मैंने कह दिया। इसका सीधा सा अर्थ है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, अनुपस्थित होता है। और इसके साथ साथ इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। किनमें सेल वॉल पाए जाते हैं? सेल वॉल मुख्य रूप से प्लांट में प्रेजेंट होता है। बट एनिमेलिया की अगर हम बात करेंगे तो एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके साथ साथ एनिमल किंगडम की एक और विशेषता है कि क्विकली रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग उत्तेजना या संवेदनशीलता कहते हैं, ये पाया जाता है। और संवेदनशीलता की उपस्थिति ही एनिमल्स किंगडम को बाकी किंगडम से डिफरेंट बनाता है। प्लांट में संवेदनशीलता नहीं पाया जाता है, यानी कि प्लांट और दूसरे समूह के सदस्यों में दर्द, ताप, इन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं होता है। बट हमें उत्तेजनशीलता उपस्थित होती है। इसीलिए एनिमल्स किंगडम दूसरे जीवों की तुलना में ज़्यादा डेवलप माना जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया, जिसको दूसरा नाम मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में आज के इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मेटाजोआ के अंतर्गत, वैसे तो अब साइंटिस्ट ने जब से मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है तब से इसका पहला फाइलम जो आता है वो पोरीफेरा है। बट हम लोग पुराने की तरह सबसे पहला फाइलम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को वर्तमान में मेटाजोआ या एनिमेलिया किंगडम से निकालकर प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे प्रोटोजोआ से पढ़ना स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो प्रोटोजोअन की विशेषता क्या होती है? प्रोटोजोअन को क्लासिफाई कैसे किया गया है? तो फाइलम के नाम से ही जो है यहाँ पे जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। चलिए देखते हैं लैटिन वर्ड में प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लैटिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज में ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इसमें है प्रोटो। प्रोटो दैट मीन्स होता है प्राइमरी। प्राइमरी को हम हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक। और दूसरा वर्ड इसमें है जोवंस, जिसका मतलब होता है जीव, यानी कि प्राथमिक जीव।
इस पृथ्वी पर बनने वाला प्रथम प्रकार का जीव एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाला। प्राथमिक प्रकार का है मतलब कि यूनिसेलुलर होगा, यानी कि शरीर की संरचना एक कोश की होगी। अब एक कोश की है तो ये हमारे सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देगी। तो कैसे एनिमल्स हुई ये? माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक और इसके साथ साथ ये ज़्यादातर जलीय जंतु प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के डिसीज को क्रिएट करते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, वॉल्वॉक्स, बहुत सारे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा फाइलम एनिमल किंगडम में आ जाता है पोरीफेरा। पोरीफेरा दो वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड, जिसमें फर्स्ट वर्ड है पोरोस। पोरीफेरा का फर्स्ट वर्ड है पोरोस, दैट मीन्स पोर, और फेरॉन्स का मतलब होता है टू बियर, यानी कि पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र, और टू बियर का मतलब होता है धारण करने वाले। ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको हम शामिल करेंगे पोरीफेरा के अंतर्गत। पोरस एनिमल्स होते हैं, शरीर कैसा होता है? छिद्र युक्त होता है। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं एक स्पंज, आपके घर में आप सामान्य रूप से स्पंज देखते हैं, वो एक प्रकार के पोरीफेरस के डेड बॉडीज ही हैं जिनको हम स्पंज के रूप में यूज करते हैं। तो इनकी बॉडी में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इन छिद्रों को कहा जाता है ऑस्टिया। और ये सारे छोटे छोटे छिद्र जो रहते हैं एक बड़े से छेद के द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। तो दो छेद होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ज़्यादातर ये मराइन वाटर लिविंग होते हैं, बट इनकी कुछ स्पीसीज जो होती है ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनको स्पंज एनिमल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पाइंस, या हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी पूरी बॉडी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन। इनकी बॉडी लेवल ओनली सेलुलर ग्रेड की होती है, यानी कोशिकीय स्तर का शरीर होता है। इनमें ऊतकों का अभाव होता है, यानी कि शरीर पे विशेष प्रकार के अंगों का विकास नहीं होता है। सारी कोशिकाएं शरीर की एक समान होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा शरीर के सारे कामों को संपन्न किया जाता है। इसके बाद तीसरा फाइलम उनका है सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लैटिन वर्ड में सिलेंट्रेटा का मीनिंग देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा में फर्स्ट वर्ड है सील। सील, तो साइंस की भाषा में सील का मतलब होता है होलो या कैविटी, और दूसरा इंटेरॉन मतलब होता है इंटेस्टाइन। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में एक होलो इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। होलो इंटेस्टाइन कैसे? एक नाल के जैसे, एक नली के समान होती है। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं इनको फाइलम सिलेंट्रेटा में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि शरीर के अग्रभाग पर एक गुहा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं माउथ, और आगे नली एंटेरॉन उपस्थित होता है, यानी कि माउथ वाले पोर्शन से ही ये अपने फूड को ग्रहण करता है और वेस्ट मटेरियल को ही उसी माउथ के द्वारा बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। हाइड्रा की बॉडी कैसी होती है? माउथ इंटीरियर पोर्शन पे होता है और एक नाल प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इनकी बॉडी मेजरली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यदि इनकी बॉडी एक पाइप के समान दिखाई दे, बॉडी पाइप के समान दिखाई दे, तब उस स्टेज को बोला जाता है पॉलिप स्टेज। पॉलिप स्टेज। और यदि कुछ एनिमल्स आपको दिखाई देगा लाइक जेलीफिश। जेलीफिश आपने देखा है? चलिए, जेलीफिश यदि हमने नहीं देखा है तो आपके घर में छाता होगा, अम्ब्रेला, जिसको हम लोग बरसात के लिए यूज करते हैं। तो अम्ब्रेला कैसे दिखाई देता है? ऐसे राउंड दिखाई देता है आपको। अगर बॉडी इस प्रकार राउंड में दिखाई दे रही है, छाते के समान दिखाई दे रही है, तो उस स्टेज को बोला जाता है मेड्यूसा। कुछ एनिमल्स की बॉडी केवल पॉलिप के समान लंबी पाइप के समान होगी, और कुछ एनिमल्स की बॉडी कैसी होगी? मेड्यूसा के समान छतरीनुमा होगा। ठीक है, और कुछ एनिमल्स में ये दोनों स्टेज प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऊपर का पोर्शन आपको पॉलिप मेड्यूसा दिखाई देगा और इसका निचला पोर्शन जो रहेगा ये पॉलिप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जिन एनिमल्स की बॉडी में यदि पॉलिप स्टेज है
तो उनका लाइफ का अगला स्टेज जो होगा वो मेडूसा होगा, जिसको अल्टरनेट ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, दो स्टेज होते हैं इनके लाइफ के, सेक्सुअल स्टेज और दूसरा एसेक्सुअल स्टेज। तो पॉलिप और मेडूसा इनमें प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इनकी बॉडी में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स यानी कि स्पर्शक, जैसे उंगलियां मेरी दिख रही हैं आपको, ये उंगलियां दिख रही है, इस प्रकार इनकी बॉडी के अगले पोर्शन पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये अपने विभिन्न कामों को इन्हीं टेंटिकल्स के माध्यम से संपन्न करते हैं। जैसे कि हाइड्रा आपने देखा होगा, हाइड्रा की बॉडी में टेंटिकल्स कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये फूड को कैप्चर करने का काम, पकड़ने का काम टेंटिकल्स के माध्यम से करते हैं, साथ ही साथ वॉकिंग यानी कि चलने का काम भी किसके माध्यम से करते हैं, टेंटिकल्स के माध्यम से करते हैं। इनको निडेरिया इसलिए कहा जाता है, निडेरिया फाइलम इसलिए रखा गया है कि इनकी बॉडी में एक निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से ये अपने शिकार को या शिकारी को बेहोश कर देता है। एक प्रकार का दंश उपकरण है, जैसे बिच्छू में हमने दंश देखा होगा, वैसे इनकी बॉडी में एक छोटा सा दंश उपकरण होता है, जिसकी सहायता से उनको डंक मार के बेहोश कर देते हैं। तो सारे जेली फिश इसके अंतर्गत आ जाते हैं और इनकी बॉडी भी किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जब ये मर जाते हैं तो समुद्र की निचली सतह पर जाकर ऐसे जम जाते हैं मानो देखने से वो बड़े बड़े चट्टान या पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको कोरल एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला चौथा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। देखिए, प्लेटी का मतलब है फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा, और हेल्मिन्थ मतलब होता है वर्म, और वर्म को आप किस नाम से जानते हैं, कृमि। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का पूरा हुआ मतलब फ्लैट वर्म, चपटे कृमि। ठीक है, बस समझ में आ गई, कृमि है और कैसा है वो, चपटा है। चपटा कैसे, बिल्कुल पत्ती के जैसे चपटी, जैसे मेरे हाथ दिख रहा है आपको, इधर से भी फ्लैट है और इधर से फ्लैट है। इस प्रकार के फ्लैट को हम बोलेंगे, ये देखिए हमारी बॉडी का ये वेंट्रल साइड है, पीछे वाला पोर्शन कहलाएगा डोर्सल और हमारा साइड वाला पोर्शन कहलाएगा लैटरल। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वेंट्रल, डोर्सल और ये लैटरल साइड प्रेजेंट है। तो हम इनकी बॉडी कैसी चपटी हुई, आगे से पीछे, तो ऐसे चपटे को हम क्या बोलेंगे, ये हुआ आपका वेंट्रल, ये हुआ डोर्सल, तो इसको बोलेंगे डार्सोवेंट्रली फ्लैट। पत्ती के समान चपटी इनकी बॉडी होती है। और प्लेटीहेल्मिन्थिस पूरा पैरासाइटिक फाइलम है, यानी कि पूरे के पूरे इसमें परजीवी उपस्थित हैं। ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइट्स है, यानी कि ये दूसरे जीवों के शरीर पर उपस्थित होगा। दूसरे जीवों में ये कैसा पैरासाइट है, यानी कि इसको हम एंडोपैरासाइट कहेंगे। एंडोपैरासाइट किसको बोलेंगे, जो बॉडी के अंदर उपस्थित होता है। अब सोचिए कोई एनिमल से भी हमारे बॉडी के अंदर है, यानी कि हमारे कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में या आमाशय में। ठीक है, तो जब इंटेस्टाइन में होगा तो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होगी क्या, नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो कृमि वहाँ पे जाके कोई चीज़ देख पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकता, अंधेरी होगी। तो आँख का यूज़ करेगा क्या, वो बिल्कुल नहीं, आँख इनमें एब्सेंट होगा। ठीक है, और चूंकि पैरासाइट है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए हमारी बॉडी के एंटीरियर पोर्शन से चिपकने के में स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको शकर कहते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी में दो शकर पाए जाते हैं, एक हमारे शरीर के अंदर चिपकने के लिए जिसको बोलेंगे वेंट्रल शकर, और दूसरा होगा ओरल शकर, यानी माउथ के चारों ओर शकर प्रेजेंट होगा, जिसकी सहायता से ये हमारे शरीर से अपने पोषक को सक करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स है आपका फैसियोला हिपेटिका, और बहुत सारे हैं, जैसे कि फीता कृमि आपने सुना होगा, टेनिया सोरियम, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका पांचवा फाइलम है निमेथेहेल्मिन्थिस या निमेटोडा बोलते हैं। नीमा का मतलब होता है राउंड और हेल्मिन का मतलब होता है वर्म। ठीक है, नीमा मतलब राउंड और हेल्मिन मतलब होता है वर्म। राउंड का मतलब क्या होता है, गोल, और वर्म का मतलब क्या होता है, कृमि। ठीक है, तो ये कैसे कृमि है, गोल कृमि। ठीक है, गोल मतलब क्या समझ रहे हैं, बॉल जैसी गोल, नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल मतलब कि सिलेंड्रिकल, यानी कि बॉडी इनकी जो रहेगी वो कैसे दिखाई देगी, ऐसे उंगली के समान गोल। ठीक है, इस प्रकार की इनकी बॉडी। अभी हमने पढ़ा एक वर्म था, लेकिन वो कैसा था, चपटा था। इस टाइप का वर्म जो है इनकी बॉडी
ऐसे गोल होगी बट लॉन्ग होगी, ठीक है। इनको गोल कृमि भी कहते हैं। सेम फीचर्स होंगे, पैरासिटिक नेचर के होंगे, ठीक है। आंख अनुपस्थित होंगे और बाकी दूसरी चीजें इनमें अनुपस्थित होंगी, लेकिन उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र इनमें विकसित प्रकार का उपस्थित होता है। पैरासिटिक नेचर के होते हैं और ये भी एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडिस, ठीक है, जिसको आप गोल कृमि के नाम से जानते हैं, जो एक बार में करीब 2 लाख अंडे हमारे इंटेस्टाइन पे एक साथ छोड़ता है, ठीक है। समझ गए होंगे, एक बार में 2 लाख अंडे देते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद हमारा अगला फाइलम है एनेलिडा। फाइलम है एनेलिडा, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इसमें है एनलस, एनलस दैट मीन्स रिंग, और सेकेंड वर्ड है आइडस, आइडस मतलब होता है फॉर्म। रिंग का मतलब होता है क्या, छल्ला, और फॉर्म मतलब होता है रूप, यानी कि इनका शरीर जो रहता है वो कैसा रहता है, छल्ले के समान होता है। इमेजिन करिए ऐसा कौन सा एनिमल्स है जिसकी बॉडी आपको छल्ले के समान दिखाई देती है। चलिए ठीक है, बॉडी कैसी होगी, छल्ले के समान, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड, यानी कि खंड खंड में विभाजित होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं इसका अर्थवर्म, केंचुआ, ठीक है। बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और पूरी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अंतर्गत और दूसरे एनिमल्स आते हैं, जैसे कि हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया याद आ रहा है क्या है, जो कि तालाबों में उपस्थित रहता है, जिसको हम सामान्य भाषा में लीच और जोंक के नाम से जानते हैं। नेरीज इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थो, ये आप लोग घर में भी सुने होंगे, किसी को क्या हो गया, आर्थराइटिस, तो यहाँ पे आर्थो वर्ड जुड़ा हुआ है। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, जैसे किसी को घर में जॉइंट पेन होने लगा कोहनी में या घुटने में, तो उसको आर्थो वर्ड से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड। और दूसरा है पोडा, दैट मीन्स पोडोस या फुट्स, ठीक है, फुट्स या लेग्स। तो लेग्स का मतलब क्या होता है, पैर। इस समूह में आने वाले सदस्यों के पैर कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। जुड़े हुए कैसे, हमारे पैर भी तो जुड़े हुए हैं, क्या हम भी आर्थ्रोपोडा में आएंगे? सोचिए, हम भी क्या आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं? जी नहीं, हम लोग आर्थ्रोपोडा के मेंबर नहीं हैं, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स यानी कि जुड़ा हुआ पैर तो है, लेकिन इनका एक्सोस्केलेटन जुड़ा हुआ है। एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल, और हमारा एंडोस्केलेटन जुड़ा हुआ है, यानी कि अंतःकंकाल। हमारी हड्डियां जुड़ी हुई है, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनका ऊपर से ही पैर आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि तितलियां देख लीजिए, अच्छा तितलियां नहीं देख सकते, मच्छर का पैर देख लीजिए, मच्छर का पैर नहीं देख सकते। कोई टिड्डा होगा, टिड्डे का पैर देखिए, बिल्कुल ऐसे यहाँ से जुड़ा हुआ पैर आपको अलग से शो होगा। कॉकरोच का भी पैर आपको दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये भी आपको याद रखनी है। दुनिया का, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जीव आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। अब कहीं पे भी निकल के देखिए, आपको कीड़े हर जगह उड़ते हुए दिखाई देंगे, और ये इस पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपने आप को तीनों जगहों के हिसाब से एडॉप्ट किया। 3 जगह कौन कौन सी, ये देखिए, हवा में भी उड़ते हैं, वायु जीवन भी जीते हैं, जमीन में भी रहते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल लिविंग भी होते हैं, और इनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो एक्वाटिक लिविंग भी होते हैं, यानी कि पानी में भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो तीनों जगह पे इनका राज है, जल में भी, थल में भी और नभ में भी। इसलिए सबसे ज़्यादा लगभग 8 लाख जातियाँ इनकी यहाँ पे उपस्थित है आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। ओवरऑल हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम की लगभग 10 लाख जातियां पाई जाती है, जिनमें से 8 लाख जातियां अकेले आर्थ्रोपोडा की। सोच लीजिए,
ठीक है, आपके माइंड में इसके एग्जांपल के जितने भी इंसेक्ट याद आ रहे हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, पैर आपको जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, और जितने भी इंसेक्ट आपको उड़ते हुए, जैसे घर में चींटियां चल रही हैं, बिच्छू है, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पानी में रहने वाला कौन सा जीव आपको कोई याद आ रहा है? पानी में रहने वाला है आपका प्रॉन, जिसको आप लोग जानते हैं झींगा मछली के नाम से। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग अगला फाइलम देखते हैं, मोलस्का। ठीक है, मोलस्कन भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीज एनिमल। एनिमल की बॉडी कैसी होती है? एनिमल की बॉडी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, लेकिन चूंकि बॉडी कोमल है इसीलिए कोमल बॉडी को बचाने के लिए बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या याद आ रहा है आपको? आपको घोंघा याद आ रहा होगा। फाइलम मोलस्का के अंतर्गत जितने भी सीपी हैं, स्नेल्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सीपी आपने देखा होगा चारों तरफ से घिरा हुआ है और एनिमल्स है उसके अंदर है। ठीक है, घोंघा आपने देखा होगा जो जिसके अंदर एनिमल्स घुस के बैठा रहता है, घोंघा को आपने चलते हुए देखा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ घर में आप लोग पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं शंख, वो भी एनिमल्स की प्रोटेक्टिव कवर है जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और एग्जांपल है, कौन सा है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की कुछ खास विशेषता है, 8 भुजाएं होती हैं, लेकिन ये निम्न श्रेणी के जंतुओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इस ग्रुप का लास्ट फाइलम जो है वो है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है। इकाइनस फर्स्ट वर्ड है इकाइनस, दैट मीन्स स्पाइनी, और सेकेंड वर्ड है डर्मेटॉन्स। डर्मेटॉन्स, डर्मेटॉन्स का मतलब होता है स्किन, यानी कि एनिमल्स की स्किन कैसी है? स्पाइनी है। स्पाइनी मतलब कांटे के समान, कांटेदार है। कोई एनिमल सबको याद आ रहा है? जी नहीं, आपने इतना ज़्यादा देखा नहीं होगा, बट आप याद करिए। चलिए, स्टार फिश, ठीक है, आपने स्टार फिश डायग्राम में कहीं पे देखा होगा। ठीक है, इकाइनस है, इनकी पूरी बॉडी पे सिलिकॉन की और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैराइन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स की बॉडी जो रहती है वो 5 भुजाओं में विभाजित दिखाई देता है, जैसे कि स्टार फिश मैंने बताया था, और कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वो गोल आपको दिखाई देंगे। तो जितने भी एनिमल्स आपको दिखाई देंगे इनकी बॉडी कैसी होगी? स्पाइनी होगी, कांटे निकले रहेंगे बड़े बड़े। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने ये फाइलम पढ़े हैं प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, इनको हम इनवर्टिब्रेट या अकशेरुक प्राणी कहते हैं। अकशेरुक प्राणी क्या होते हैं? वे प्राणी जिनके शरीर में एंडोस्केलेटन का अभाव होता है, यानी कशेरुक दंड का अभाव होता है। कशेरुक दंड क्या है? रीढ़ की हड्डी, एंडोस्केलेटन यानी कि अंतःकंकाल। ऐसे प्राणी जिनके शरीर पे अंतःकंकाल अनुपस्थित होता है, इनको हम इनवर्टिब्रेटा के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरी हम लोग बात करते हैं तो दूसरा है वर्टिब्रेटा। ठीक है, या कशेरुक प्राणी। कशेरुक प्राणी ऐसे जंतु जिनके शरीर पे रीढ़ की हड्डियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डियां उपस्थित होती हैं, उनको हम बोलते हैं कशेरुक प्राणी। तो 2 ग्रुप हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट या अकशेरुक, और दूसरा है वर्टिब्रेट या कशेरुक। तो अभी तक शुरू से प्रोटोजोआ से जो अभी तक फाइलम आपने पढ़ा है इसको आपको याद करना है अकशेरुक प्राणी के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं कशेरुक प्राणी। ठीक है, कशेरुक वर्टिब्रेटा मैंने बताया कि जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। तो वर्टिब्रेटा को फाइलम, तो यहाँ पे वर्टिब्रेटा को हम बोलेंगे कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम वर्टिब्रेटा या इसका दूसरा नाम है कॉर्डेटा। इसको जो है मुख्य रूप से 5 क्लास में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला क्लास है इसका पीसीस। पीसीस यानी कि मछलियां, सारी मछलियां पीसीस के अंतर्गत शामिल की गई हैं। मछलियों की विशेषता बताने की आवश्यकता है, चलिए देख लेते हैं। श्वसन गिल्स के माध्यम से करते हैं, पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड होती है। तैरने के लिए इनमें
फिन्स पाए जाते हैं, मछलियों में फिन्स हमने देखा होगा, ठीक है। और पूरी बॉडी म्यूकस से सराउंडेड होती है। म्यूकस यानी कि जब आप मछलियों को छूते होंगे तो आपको एक चिपचिपापन एहसास होता है, तो मछलियों में चिपचिपापन उनमें उपस्थित म्यूकस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लास है आपका एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मतलब होता है बोथ और बियंस मतलब होता है लिविंग। बोथ मतलब दोनों, जब दोनों, और लिविंग मतलब रहना। तो ऐसे एनिमल्स दोनों जगहों पे रहते हैं, दोनों मतलब जल में भी और थल में भी। समटाइम्स एक्वाटिक लिविंग होते हैं, समटाइम टेरेस्ट्रियल लिविंग होते हैं। तो कौन रहता है ऐसा? मेढक। मेढक आपने देखा होगा, पानी में भी रह जाता है और बाहर में भी रह लेता है। बॉडी सॉफ्ट होती है और बॉडी म्यूकस से सराउंडेड होता है, म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है इनमें। और इसके बाद तीसरा आपका क्लास है रेप्टिलिया या सरीसृप। हिंदी में हम सरीसृप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सरीसृप रेप्टाइल्स, इसके अंतर्गत हम रेंगने वाले बड़े प्रकार की चीजों को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। हम लोग रेंगते हैं क्या? नहीं, हम लोग चलते हैं, ठीक है। रेंगना मतलब कि शरीर से, जमीन से शरीर को खिंचता कर आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। तो जैसे सांप, आपने देखा होगा सांप, छिपकलियां, ठीक है, और भी दूसरे जीव हैं जो क्या करते हैं? रेंगते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी इनकी स्केल से घिरी हुई होती है, ये जमीन से घसीट के आगे बढ़ते हैं, इसीलिए शरीर का सुरक्षा होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो शरीर किससे घिरा हुआ रहता है? स्केल से। छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ ये डेजर्टिक नेचर के होते हैं, यानी कि पानी की इनको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने शरीर से पानी बचाते हैं, ठीक है, पानी बचाते हैं, यानी कि यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। यूरिन को ये फेसेस के साथ ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में बॉडी से बाहर छोड़ देते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कि अर्ध ठोस या अर्ध तरल प्रकार से ये यूरिन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा क्लास है एविस या पक्षी, ठीक है। पक्षियों के बारे में आपको बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, आप लोग होशियार हैं, ठीक है। लेकिन पक्षियों के बारे में चलिए देख लेते हैं। क्लास एविस में किसको शामिल करते हैं? पूरी बॉडी किससे कवर्ड रहती है? फेदर्स, ओके। पूरी बॉडी फेदर से कवर्ड होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनमें क्लेव्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नखर। जैसे रेप्टाइल्स में क्लेव्स होते हैं, वैसे ही बर्ड्स में भी क्लेव्स पाए जाते हैं, नखर पाए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली रेप्टाइल्स ही इवोल्यूशन के द्वारा बर्ड्स का रूप लिए हैं। जैसे कि आपने सुना था एक समय पक्षियां जो है यहाँ पे उड़ती थी, या आपने ऐसे मूवीज देखे होंगे जिसमें कुछ पक्षियां बोलता हूँ, कुछ रेप्टाइल्स आपको उड़ते हुए दिखाई दिए होंगे। जैसे कि डायनासोर के बारे में आपने देखा होगा, कुछ डायनासोर उड़ते थे, तो वहीं से पक्षियों का विकास प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो रेप्टाइल्स से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ज्यादातर पक्षियां जो होती हैं वो एरियल नेचर के होते हैं, यानी कि वायु में जीवन जीने के अनुकूलित होते हैं। यानी कि वायु में जीवन जीना है तो बॉडी वेट चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल बॉडी वेट नहीं होनी चाहिए। बॉडी कैसी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। तो ढेर सारे एडॉप्टेशन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट क्लास आपका क्वाड्रेटर के अंतर्गत जो आता है वो है मैमेलिया या स्तनी, ठीक है। इसके दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड प्रेजेंस ऑफ हेयर। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड प्रेजेंस ऑफ हेयर, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है और शरीर पे बाल पाए जाते हैं, इनको हम क्लास मेमेलिया में शामिल करते हैं, ठीक है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, अपने बच्चों को ये स्तनपान कराती हैं। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, ठीक है। बर्ड्स में भी हेयर होते हैं क्या? नहीं, बर्ड्स में हेयर नहीं होंगे। बर्ड्स में ओनली फेदर्स प्रेजेंट होंगे और हेयर्स जो होंगे वो स्तनियों में प्रेजेंट होगा, जैसे कि हम लोग, ठीक है। हम लोग कौन सी क्लास में आते हैं? तो मैमेलिया या स्तनी क्लास में आते हैं, ठीक है। बंदर, चिंपांजी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी और जितने बड़े प्रकार के जंतु जैसे कि चमगादड़। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, चमगादड़ दिखता कैसे आपको? पक्षी के समान है, उड़ता भी पक्षियों जैसा आसमान पे है, लेकिन वो
पक्षी नहीं है, बल्कि क्या है वो मैमल्स है। ठीक है, उसमें फेदर्स नहीं पाए जाते हैं, वो तो एक्चुअली उनके स्किन का फोल्डिंग है, त्वचा ही है जिसके माध्यम से वो उड़ता है। स्किन की पतली लाइनिंग है और इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ चमगादड़ में मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और चमगादड़ जो है सीधे बच्चे पैदा करती हैं, अंडे पैदा नहीं करती। अभी तक आपने जो 4 क्लासेस देखे, कौन कौन सा? स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एविस यानी कि पक्षी। ये चारों ग्रुप के मेंबर जो हैं अंडे देती है, लेकिन स्तनधारी जंतु जो है बच्चे पैदा करती हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है। शुरू से मैंने 2 चीज़ें बताई हैं आपको, मेजरली इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट, यानी कि अकशेरुक और कशेरुक। अकशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, और कशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको ये भी बताना है मेरे को कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित कौन सा जंतु है और कौन से ग्रुप का वह सदस्य है। सबसे ज्यादा विकसित हम किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, इन सारी चीजों को आपको मेरे को बतानी है। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी बातें समझ में ना आई हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो तक के लिए बाय।